स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमें सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा और उच्च न्यायालय निर्माण में अनियमितता की एसीबी जांच को लेकर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। हेमंत सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार रघुवर दास कार्यकाल के जितने मामलों की जांच कराना चाहती है करा ले, पर जांच के परिणाम तक ले जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में जेएमएम के विधायक लेविन हेम्ब्रम ने संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में खनिज संपदा की हो रही लूट का मुद्दा उठाया था। इसे भी सरकार को जांच करानी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि खनिज संपदा की लूट का पैसा किन किन लोगों तक पहुंच रहा है। बीजेपी के इस सवालों पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी पलटवार किया है। राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन सरकार ने शुरू में ही कह दिया था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस प्रकार पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने इस राज्य को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बनाकर रखा, अब उसी कड़ी तोड़ने का वक्त है। अब राज्य की वर्तमान सरकार दोषियों को जांचकर उसे सजा दिलवाने के लिए कृत संकल्प है। गौरतलब है कि अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इसकी जांच की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों और निर्माण कराने वाले संवेदक रामकृपाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मिलीभगत से वित्तीय अनियमितता हुई है। दायर याचिका में कहा गया है कि शुरुआत में कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। बाद में इसकी लागत बढ़ाकर लगभग 697 करोड़ रुपए कर दी गई। विधानसभा और हाईकोर्ट निर्माण में अनियमितता हुई है या नहीं, ये जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। बीजेपी ने एसीबी जांच का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि जेएमएम के विधायक लेविन हेम्ब्रम ने विधानसभा में यह कहा था कि राज्य में खनिज संपदा की लूट हो रही है, लिहाजा इसकी भी जांच होनी चाहिए। इधर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन के निर्माण की जांच का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है कि उनको रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितनी भी गलतियां दिखती वो खुले मन से जांच करवा लें। हम उनको चुनौती देते हैं, जांच भी कराएं और जांच की परिणति तक भी पहुंचाएं। लेकिन साथ ही राज्य सरकार को हम याद भी दिलाना चाहेंगे कि चलते हुए सत्र में लेविन हेम्ब्रम ने खनिज संपदाओं की तस्करी को लेकर क्या कुछ कहा, उसकी भी जांच। हम ये बातें कहते आ रहे हैं कि हम इस राज्य में भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका यह परिणाम है कि हमारी महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में धीरे धीरे जांच की शुरुआत कर दी है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में इस राज्य को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बना करके रख दिया था, अब उसकी कड़ी तोड़ने का वक्त है और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपनी तिजोरी में भर करके रखा, तो अब महागठबंधन की सरकार पूरी ईमानदारी, पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ उस पे जांच करवा करके दोषियों को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। रांची में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर रांची में वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। रांची के दुकानदारों ने इस तरह की पहली पहल में उन ग्राहकों को चुनिंदा वस्तुओं पर 50% तक की छूट दी है जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लिया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर रांची के व्यापारियों ने इसे शुरू किया है। वहीं एफजेसीआई के सचिव राहुल मारू का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा की गई अपील के बाद दुकानदार स्वेच्छा से छूट देने के लिए आगे आए हैं। अब तक 26 दुकानदार चुनिंदा वस्तुओं पर 45% तक की छूट दे रहे हैं, जबकि कुछ वस्तुओं पर 50% तक की छूट दी जा रही है। वहीं सचिव ने कहा कि जिला प्रशासन ने हमसे संपर्क करके उन दुकानदारों की सूची मांगी है जो पहले से ही टीकाकरण करा चुके लोगों के लिए छूट की पेशकश कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हमारा ये कंफर्मेशन हम लोग को लिया गया कि वैक्सीनेशन में हम लोग 5 से 10% का डिस्काउंट हम लोग अवेल करवा रहे हैं कस्टमर्स को। क्या कुछ शर्तें क्या कुछ है उसके लिए? कोई शर्त नहीं है सर, आप वैक्सीनेटेड है उसका आप ये दिखाइए, एक प्रूफ दिखाइए हमको और आप कुछ भी हमारे यहाँ से परचेज कीजिएगा तो उसमें आपको डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है इस पे पूरा नियंत्रण तो
राज्य सरकार का ही है, लेकिन हमें जिला प्रशासन के द्वारा हमें एक अनुरोध किया गया था कि जो भी हमारे व्यवसायी हैं उनसे चेंबर आग्रह करे कि व्यवसायिक गतिविधियां कैसे बढ़े वैक्सीनेशन के मद्देनज़र। तो हम लोग ने एक प्लान बनाया है कि जो भी राज्य के जो भी नागरिक हैं, ये अगर किसी के दुकानदार के पास जाते हैं और वो अगर अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें उस दुकानदार द्वारा, जो चेंबर के भी सदस्य हैं, उनसे उनको कुछ उसमें छूट दी जाए। शासकीय रामरुद्रा प्लस 2 उच्च विद्यालय के हिंदी की शिक्षिका निरुपमा कुमारी का चयन ICT यानी नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए किया गया है। यह अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। झारखंड को पहली बार यह अवार्ड मिला है। झारखंड में पहली बार बेहतर कंटेंट तैयार करने वाली 2 शिक्षिकाओं को ICT अवार्ड के लिए चयन किया गया, जिसमें देवघर विवेकानंद माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका श्वेता शर्मा और बोकारो की रामरुद्र प्लस 2 हाई स्कूल उच्च विद्यालय की चास की शिक्षिका निरुपमा का नाम है। निरुपमा ने हिंदी का कंटेंट कोरोना काल को ध्यान में रखकर तैयार किया, जो बच्चों के लिए काफी रोचक रहा, जो यूट्यूब के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि ICT अवार्ड शिक्षा में नए इजाद के लिए दिया जाता है। फोन की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, इसकी वजह से हमें एक चैलेंज होता है कि कुछ बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन 7 बजे शाम के बाद अवेलेबल होता है। तो इसीलिए हम लोग जो कंटेंट्स बनाते हैं वो सभी बच्चों तक पहुंच पाता है, चाहे वो किसी भी समय में अपनी सुविधानुसार देखें। और हमारे ऑनलाइन कक्षा के लिए राज्य की ओर से भी निर्देश है और हम लोग भी ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, तो उसमें भी जिन बच्चों के पास मोबाइल है वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन ने नक्सलियों की भी कमर तोड़ रख दी है। इस दौरान उन्हें किस तरह की लेवी की वसूली नहीं हो पा रही, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ रही है। नक्सलियों ने इससे अब निजात पाने के लिए अपने युवा विंग को साइबर अपराध की दुनिया की गुर सीखने को लेकर साइबर अपराध की पाठशाला कहे जाने वाले जामताड़ा का रुख करने को भेजा है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति से ठगी की सूचना मिली, जिसमें साइबर सेल के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ठगी में इस्तेमाल सिम का लोकेशन गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में मिला। मामले में बिहार पुलिस ने झारखंड पुलिस से भी संपर्क साधा था। वहीं खुफिया रिपोर्ट के साथ साथ कुछ अन्य पीड़ितों के भी मामले सामने आए हैं जिनके साथ ठगी हुई है। उन्हें भी नक्सल प्रभावित इलाकों से ही फोन आया था। हालांकि इस विषय पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है, लेकिन पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय का कहना है कि मामले में सूचना जुटाई जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भी नक्सली तत्व है, चाहे वो CPI माओइस्ट से संबंधित हो, PLFI हो या अन्य संगठन हो, लगातार पुलिस की दबिश बनी हुई है। अभियान चलाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से नक्सली संगठनों के लिए एक सर्वाइवल की लड़ाई है और हम लोग भी अपना जो अभियान का कार्य है वो पूरी तेजी के साथ कर रहे हैं। जामताड़ा के करमाटांड की एक महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए 3 साल से दफ्तरों का चक्कर काट रही है और उसके बाद अब वो कोर्ट की शरण में जा पहुंची है। घटना जामताड़ा के करमाटांड प्रखंड के बनकटी गांव की है। महिला का नाम चंद्रमा देवी है जो जिंदा है। इसके बावजूद पंचायत कार्यालय ने चंद्रमा देवी के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिससे उसे सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। यही कारण है कि चंद्रिका देवी खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 3 वर्षों से कार्यालय का चक्कर लगा रही है। बताया जा रहा है कि बनकटी गांव के चंद्रमा देवी के पति लकी राय की मृत्यु वर्ष 2019 में हो गई थी। चंद्रमा ने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचायत कार्यालय में आवेदन दी थी। 1 साल बाद जब पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना तो उसमें पति का नाम नहीं बल्कि चंद्रमा देवी का नाम था, जिसका अभी अब तक सुधार नहीं किया गया है। अब इसके लिए महिला कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रही है। का देहांत हो गया। पति के देहांत होने के बाद ये महिला आवेदन दी कि पति के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हो इसके पक्ष में, और लगातार कुछ दिन चक्कर काटने के बाद विभागीय अफसरों के द्वारा इसको एक सर्टिफिकेट थमा दिया गया। लेकिन उस सर्टिफिकेट में इसके पति का मृत्यु होने का प्रमाण नहीं, बल्कि वो प्रमाण पत्र, वो मृत्यु प्रमाण पत्र इस महिला के मृत होने का है। हमारा पति मर गया तो हमारे दिल मर के हम 2 साल से बुरा है पेंशन खाते, इधर पर पेंशन नहीं मिल रहा है। सरकारी भी कोनो मांगे जाए तो हमारा मिले ना हो, तो ही मर गया तो कहाँ से देबो पेंशन। तू जिंदा ही? हम जिंदा ही।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे संवाददाता उज्जवल फोनलाइन पे जुड़े हैं। उज्जवल, ये मामला जो सामने आया है, महिला के पति की मौत हुई थी और उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह इस महिला का बना दिया गया और इसे सारी सुविधाओं से वंचित किया गया। क्या कार्रवाई अब तक हो पा रही है इसमें? जी देखिए, मामला करमाटार प्रखंड का है। महिला चंद्रमा देवी के पति की मौत हुई थी और वो अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए पंचायत कार्यालय में आवेदन दी थी ताकि वह तो उसे अन्य सरकारी सुविधाएं उसका लाभ मिल सके। और इसमें हुआ ये कि पंचायत सचिव द्वारा पहले तो इसे समय पर दिया नहीं गया और काफी मशक्कत के बाद जब 1 साल बाद उसे डेथ सर्टिफिकेट मिला भी तो उसमें पति के नाम के जगह पर महिला का ही नाम दे दिया गया। यही कारण है कि अब महिला को न विधवा पेंशन का लाभ मिल पा रहा है, न अन्य कोई सुविधा का लाभ मिल पा रहा है। इस तरह महिला ने पंचायत कार्यालय सहित प्रखंड कार्यालय में भी पुनः इसमें सुधार के लिए आवेदन दी, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हुआ। 3 साल तक भटकती रही, महिला का जो कहना है। उसके बाद जब उसे वहां भी न्याय नहीं मिला तो वह कल न्यायालय के शरण में आई है और कोर्ट में आवेदन देकर अपने को जिंदा साबित करने के लिए वह मांग की है, गुहार लगाई है। हालांकि इस बात की जानकारी जब जिला प्रशासन तथा करमाटार प्रखंड प्रशासन को हुई तो सभी हरकत में आ गए हैं। उपायुक्त ने इसे भूल मानकर इसमें सुधार कराने की बात कही है और लेकिन महिला अभी भी चक्कर लगा रही है कोर्ट का। महिला का कहना है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि हम अपने आवश्यक जो सरकारी सुविधा होता है उसका लाभ ले सके। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उज्जवल, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उपायुक्त ने इस मामले में सुधार की बात कही है और भरोसा दिलाया है कि इस पर जल्द कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर कीमैन के पद पर कार्यरत 31 वर्षीय रेलकर्मी अनिल कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बोकारो थर्मल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने बयान में कहा कि वो जो प्रेमिका से प्यार कर रहा था, ये बात मृतक के प्रेमिका के पिता को बता दिया था, जिससे खफा होकर उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। साढ़े 6 बजे के आसपास एक सूचना थाना को प्राप्त हुई थी कि कोई एक व्यक्ति घायल अवस्था में रेलवे लाइन के किनारे वो पड़ा हुआ है, जो थाना से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो थाना से तुरंत उठा करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद थाना के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया और प्राथमिकी दर्ज की गई। दर्ज करने के साथ ही ये इसका उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया, जो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार हुआ था। और गठित टीम ने इंस्पेक्टर OC DTPS रविंदर कुमार सिंह, OC गांधीनगर और जो कई नए सब इंस्पेक्टर जो थे वो भी उस टीम में शामिल थे और काफ़ी मेहनत करके उन्होंने कांड का उद्भेदन किया। क्योंकि जो फुटेज हम लोगों को रेलवे की तरफ से जो प्राप्त हुआ था, उस फुटेज के भी अवलोकन से और कुछ लोकल सोर्स से 2 संदिग्धों की पहचान की गई। और इसी के साथ यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। सिंह का खौफ सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला बागमारा के मोहलडीह पंचायत का है, जहां से पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इशराफिल उर्फ लाला से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रंगदारी की मांग की गई। धमकी देने वाला युवक खुद को अमन सिंह का छोटा भाई छोटू सिंह बता रहा है। मोहम्मद इशराफिल उर्फ लाला ने इस बसूरिया थाना में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इशराफिल ने सुरक्षा के मद्देनजर अंगरक्षक की मांग भी की है। आपको बता दें कि मोहम्मद इशराफिल BCCL में ठेकेदारी का काम करता है, साथ ही BCCL एरिया 5 की निचितपुर में संचालित डेको आउटसोर्सिंग के लाइजनिंग अधिकारी के पद पर भी कार्यरत है। लगभग 6 महीने पहले ही इसी आउटसोर्सिंग के जरिए मधु सिंह पर गोलीबारी हुई थी। मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आया अनजान नंबर से, तो हम उठाते ही उन्होंने कहा कि लाला बोल रहे हो? बोले हाँ लाला बोल रहे हैं। बोला मरना तो तुम्ही को था लेकिन लाला खान मरा, खैर कोई बात नहीं है। तुम फॉर्चूनर तो मेरा बॉस को दिया नहीं और तुम ऐसा है कि तुम्हारा जो फॉर्चूनर का दाम है उसमें 10 लाख और ऐड कर दो और बॉस को दे दो। ये आपका जो डेको का लाइजनिंग ऑफिसर है उनके सहयोग में रहते हैं
कि इसमें किसी प्रकार का कोई कार्य में बाधा नहीं पहुंचेगी और इस मामले को संज्ञान में लेकर अनुसंधान छानबीन की जा रही है। जामताड़ा के आसनसोल दुमका मुख्य मार्ग पर कुंडहित थाना क्षेत्र की हल्दीडीह चेक पोस्ट के पास सड़क दुर्घटना में एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना के विरोध में आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दुमका आसनसोल मार्ग को जाम कर हंगामा किया। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब दुमका से मछली उतारकर आसनसोल की ओर जा रही पिकअप वैन तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और इस दौरान अपने घर के बाहर खेल रहे संजीव मुर्मू का 4 वर्षीय पुत्र अमन मुर्मू वाहन की चपेट में आ गया। इसके बाद बच्चे की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने हल्दीडीह चेक पोस्ट के पास सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और उन्हें समझा बुझाकर शांत करवाया। संवाददाता उज्जवल फोनलाइन पर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। उज्जवल, यहाँ पर लोगों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया, दुमका आसनसोल मार्ग को। इस वक्त क्या ताजा अपडेट है? पुलिस वहां पर पहुंची है? जी, ये घटना सुबह 6 बजे की है। दुमका से आसनसोल एक पिकअप वैन जा रही थी, उसके चालक द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई है और एक बच्चे उसके संपर्क में आए, जिससे बच्चे का पहले तो पैर कट गया, बाद में उसकी मौत हो गई। तो आक्रोशित लोगों द्वारा सड़क जाम किया गया। लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रहा, जिसके बाद पुलिस तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा जाकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ है। लोगों का कहना है कि जो पिकअप वैन के चालक थे वह काफी तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। वह दुमका मछली पहुंचाने गया था, मछली पहुंचाकर वह लौट रहा था आसनसोल की ओर। तभी आपका हल्दीडीह मोड़ के पास यह घटना घटी है, जिसमें बच्चे की मौत हुई है। पुलिस द्वारा वाहन को जब्त कर लिया गया है और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही जा रही है। जी, इस वक्त क्या सड़क जो जाम किया गया था वो खाली करा दिया गया है? जी, जाम को समाप्त करा दिया गया। बीडीओ तथा अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा आक्रोशित लोगों को शांत करा दिया गया है और सरकारी नियमानुसार मुआवजा देने की बात कहकर जाम को समाप्त करा दिया गया। जाम के कारण सैकड़ों वाहन जाम में फंसी रहे, जिससे यात्री परेशान दिखे। हालांकि पुलिस द्वारा पहले तो लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब स्थानीय बुद्धिजीवियों को लोगों को समझाने के लिए लगाया गया तो लोग मान गए और फिर जाम समाप्त हो गया। जी, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उज्जवल हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पुलिस और वरीय अधिकारी वहां पहुंचे हैं और लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया गया। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। आजसू नेता रहे लाल महतो गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल से लाल महतो की गिरफ्तारी ग्रामीणों को प्रशासन के खिलाफ भड़काने का आरोप इन पर है। अब तक नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि इसकी। हालांकि पश्चिम बंगाल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ग्रामीणों को प्रशासन के खिलाफ भड़काने का आरोप है और अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हमारे संवाददाता मनोज फोनलाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, हरेलाल महतो को गिरफ्तार किया गया है और क्या अपडेट आप तक पहुंच पा रहा है इस मामले में? देखिए अमित, निश्चित तौर पे ये लॉकडाउन उल्लंघन का मामला है और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ ग्रामीणों को भड़काने का एक मामला इन पर दर्ज हुआ था। आज से लगभग 6 महीना पहले ये ईसागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक मेला चल रहा था, लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दौरान मेला में लोगों को एकत्रित नहीं होना था, लेकिन पुलिस जब वहां पर पहुंची लोगों को मेला खत्म करने के लिए कि भाई आप लोग मेला मत लगाएं, आप लोग अपने अपने घर चले गए, तो अचानक उस वक्त जो है कि ग्रामीण पुलिस पर हमला बोल दिया था। 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उसमें मुख्य अभियुक्त हरेलाल महतो को बनाया गया था, जो आजसू नेता है और उनका इस इलाके में बहुत ज्यादा वर्चस्व है। हालांकि इनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी चल रही थी, लेकिन पुलिस जो है पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन अभी सूचना आ रही है कि पश्चिम बंगाल के दीघा में, जहां पे ये अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए गए थे, तभी अचानक पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने दीघा से गिरफ्तार किया है, पश्चिम बंगाल के दीघा से। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि एसपी से हमने बात की तो उन्होंने नहीं की है, लेकिन संकेत जरूर दिया है कि मुझे भी इसकी जानकारी लग रही है। तो कहीं न कहीं ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी गिरफ्तारी जो है पश्चिम बंगाल के दीघा से कर ली गई है। आजसू के बड़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। जी, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि हरेलाल महतो की गिरफ्तारी हुई है और पश्चिम बंगाल के दीघा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और लॉकडाउन के वक्त इन पर इसके नियम का उल्लंघन का आरोप है और जिस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची में बेड़ो थाना क्षेत्र की कुदारखू सियार टोली गांव निवासी सूखा ओरांव की वज्रपात से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सूखा ओरांव गांव के तीतर मरचा स्थित खेत में
पशुओं को चरा रहा था। बारिश से बचने के लिए सुरखा उरांव पेड़ के नीचे खड़ा था। देर शाम तक जब सूखा घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन की, जिसमें पता चला कि पेड़ के नीचे सूखा उरांव का शव पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक प्रतिनिधि नवल किशोर सिंह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में 79 स्मार्टफोन के साथ साहिबगंज जिला के का मोबाइल चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को अन्य मोबाइल चोर साथियों की तलाश है। दरअसल साहिबगंज जिला से तीन पहाड़ी थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव के चोर का आतंक जमशेदपुर में जोरों पर है। इसी कड़ी में एक किराए के मकान में गुप्त सूचना के आधार पर मानगो थाना की पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद कमरे में 3 लोगों को देखा, लेकिन पुलिस को देखते ही 2 लोग फरार हो गए और वहीं एक को पुलिस ने पकड़ दिया, जिसके पास से 79 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि वो मोबाइल चोरी के हैं। फिलहाल जांच इसकी की जा रही है। दिनांक 1/7/2021 को सिटी एसपी सर को गुप्त सूचना मिली थी कि डाई गोटो में अभिषेक कुमार के मकान में कुछ बदमाश लोग ठहरे हुए हैं जो आसपास के इलाकों में चोरी करते हैं और रात में ठहरते हैं। इस सूचना पर पुलिस निरीक्षक विनय कुमार मानगो थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा बीते कल रात में अभिषेक कुमार के घर में छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान वहाँ पर 3 युवक रुके हुए थे उसी घर में, जिसमें 2 युवक तो भाग गए। एक युवक संगम महतो करके जो है, जो बाबूपुर 3 पहाड़ी साहिबगंज का जिला। सिमडेगा में परिवहन विभाग और जिला पुलिस के द्वारा जिले में नियमित रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को एसडीपीओ और डीटीओ विजय बेरुआ के संयुक्त नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूलते हुए भविष्य में ट्रैफिक नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए। निजी और सरकारी गाड़ियों में लगे नेम प्लेट को भी उतरवाया गया। डीटीओ और एसडीपीओ ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, साथ ही मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। नियंत्रण के समीप कह रहे हैं एसडीपी और जिला परिवहन विभाग के तहत हम लोग विभिन्न गाड़ियों में कह रहे हैं मास्क, हेलमेट, फिटनेस और सरकार का जो आदेश है कह रहे हैं उसको लागू करने के लिए हम चेकिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं बहुत लोग सरकार का जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग कह रहे हैं जगह जगह कह रहे हैं आज यहाँ किए हैं और आने वाले दिनों में अन्य जगह पर भी हम लोग इस तरह का चेकिंग करें। वही आगाम जो कोरोना का तृतीय लहर आने की जो संभावना है, इस खतरा से बचने के लिए लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन लोग को हम लोग दंडित। धनबाद के बागमारा में गोविंदपुर रेल साइडिंग के पास धरना दे रहे मजदूरों के सामने अपराधियों ने फायरिंग की, घटना को अंजाम दिया। मजदूरों ने बताया कि 3 बाइक सवार 6 अपराधियों ने फायरिंग की और गाली गलौज करते हुए भाग निकले। अचानक फायरिंग से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन धरने पर बैठे मजदूरों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ने धरना खत्म करने के लिए गुंडों से गोली चलवाई है। दरअसल कंपनी ने बिना नोटिस दिए ही कई मजदूरों को काम से हटा दिया था, जिसके खिलाफ ये लोग धरना दे रहे हैं। इन मोटरसाइकिल में 6 आदमी आया और धाए 3 राउंड गोली चलाया और सबको यहाँ से खदेड़ दिया। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के लोग थे, उन लोग को भी मार पीट करके भगा दिया। हम लोग बैठे हुए थे, आवाज़ सुने तो हम लोग उठ के बाहर निकले। इसके बाद उधर जो है गाली गलौज स्टाफ को करते हुए गाड़ी घूम के निकल गया। इसके बाद तो किसी को देखे नहीं। सूचना मिला है कि साइडिंग में गोली वोली चल रही है, तो उस सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ आए, देखें तो साइडिंग में हम लोग को 3 ठोका मिला और अभी जाँच चल ही रहा। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील के बीच लीज एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन बोकारो स्टील ने जिस जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए लीज एग्रीमेंट किया है, उस जमीन पर विवाद शुरू हो गया है। बोकारो स्टील के द्वारा नरकीजा मौजा में स्टेडियम बनाने के लिए 20 एकड़ 14 डेसिमल जमीन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को देने का दिया है, लेकिन वहां के
विस्थापित नेता इसका विरोध खुलकर कर रहे हैं। रैयतों का कहना है कि जमीन बोकारो स्टील की है ही नहीं तो लीज एग्रीमेंट कैसे किया गया। इस जमीन पर वो लोग अपना भरण पोषण करते हैं। वहीं विस्थापित नेता गुलाब चंद्र ने कहा कि इस जमीन पर स्टेडियम किसी कीमत पर नहीं बन सकती। अगर सरकार और बोकारो स्टील इस जमीन का अधिग्रहण कर पाएगी तभी वहीं स्टेडियम बना पाएगा। एकड़ जमीन मौजा में है, जिसमें 600 समथिंग एकड़ ज़मीन जो है सेल ने एक्वायर किया है। 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सेल ने एक्वायर यहाँ पे किया ही नहीं। नरकड़ा मौजा में 300 एकड़ ज़मीन सेल लिया ही नहीं कभी। उसका पूरा कंप्लीट हम लोग के पास में कागजात है, विशेष भू अर्जन कार्यालय का NOC है और साथ ही साथ हम लोगों का यहाँ पे 4 अंचल में जमाबंदी चल रहा है। नरकड़ा मौजा के जितने भी यहाँ पे आदिवासी हैं, आसपास के जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे खेतीहर जो ज़मीन है उसमें हमेशा से वो लोग खेती करते आ रहे हैं। इस मामले को भी उपायुक्त महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ पे स्थापित हैं और जीवन यापन जो अपना चला रहे हैं उनके साथ भी न्याय होगा। तो ऐसे भी जो यहाँ पे ग्रामीण विस्थापित और साथ ही साथ यहाँ पे आदिवासी मूलवासी का जो समस्या है, जो लोग हमेशा से अपने ज़मीन में खेतीबाड़ी करके जीवन यापन चला रहे हैं। तो कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।